और चलिए अब उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अब 22 से 24 जून तक प्री मानसून की बारिश है। ज्यादातर जिलों में देर रात से बारिश ही जारी देखने को मिली है। 25 जून को उत्तराखंड में मानसून दस्तक देगा। तो कई जिलों में बताया जा रहा है कि झमाझम बारिश हो रही है। प्री मानसून की दस्तक अब उत्तराखंड में नजर आने लग गई है। उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश लगातार जारी है और मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान भी जताया था। 22 से 24 जून तक प्री मानसून की बारिश का पूर्वानुमान था। ज्यादातर जिलों में देर रात से बारिश जारी है। दीपांकर भट्ट हमारे सेव की तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, बताया जा रहा है कि प्री मानसून की दस्तक देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से एक पूर्वानुमान जताया गया था कि 22 से लेकर 24 जून तक यहाँ प्री मानसून की बारिश होगी, तो कल रात से कई जिलों में यह बारिश है और लगभग सभी जगहों पर इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि उत्तराखंड में मानसून सीजन एक मुश्किल बढ़ाने वाला सीजन होता है। आपदा के लिहाज से हो, चार धाम यात्रा के लिहाज से हो, हमने बीते सालों में देखा है कि तमाम तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी है और कई बड़ी घटनाएं यहाँ पर घटी है। ऐसे में मौसम विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि नदी किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो अलर्ट रहे। चार धाम यात्रा पर जो लोग आ रहे हैं वो मौसम को देखते हुए आए, क्योंकि अब बरसात की शुरुआत होगी। 25 जून से मानसून पूरे उत्तराखंड में बरसेगा अगले 3 दिन और 25 जून के बाद बारिश में और तेजी आने की सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से जिले होंगे दीपांकर? मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी मिल रही है? कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जो कहा गया है कि सभी राज्य के सभी जिलों में यह बारिश होगी। अगले 2-3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है, 24 जून तक के लिए 22 से 24 तक ऑरेंज अलर्ट, और उसके बाद 25 जून के बाद यह बारिश और ज्यादा यहां पर बढ़ेगी। और जिस तरीके से मैंने बताया कि मानसून सीजन कहीं ना कहीं एक राहत तो लेकर आता है, लेकिन उत्तराखंड में कई बार और बीते सालों में केदारनाथ आपदा के बाद हमने देखा है कि मौसम यहां पर आफत भी बना है। कई बार यात्रियों को दिक्कतें हुई है, कई घटनाओं में लोगों की जान भी गई है। तो ऐसे में लोगों को यह साफ हिदायत दी गई है कि आप अगर नदी किनारे रहते हैं तो अलर्ट रहें। इसके साथ साथ जो एजेंसीज है, एसडीआरएफ वगैरह जो एजेंसीज है, उनको अलर्ट रहने को कहा गया है। और साथ ही चार धाम यात्रा क्योंकि अभी चल रही है और चार धाम यात्रा में जो यात्री आ रहे हैं वो जरूर ये देख के आए कि उत्तराखंड में मौसम किस तरीके का है। बहुत शुक्रिया दीपांकर जानकारी साझा करने के लिए। और 4780 उत्तराखंड दौरे पर पीएमओ में प्रमुख सचिव पीके मिश्र, सलाहकार अमित खरे भी साथ में मौजूद। आज केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का दौरा करेंगे। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य, बद्रीनाथ मास्टर प्लान की समीक्षा भी करेंगे। इससे पहले देहरादून में हुई थी महत्वपूर्ण मीटिंग। मुख्य सचिव एसएस संधू, सचिव आपदा रंजीत सिन्हा, सचिव पर्यटन कुर्वे के साथ मीटिंग की थी। आपदाग्रस्त जोशीमठ को लेकर भी कई बिंदुओं पर बातचीत हुई थी और आज केदारनाथ बद्रीनाथ के मास्टर प्लान को लेकर समीक्षा करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ मेले की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुका है। कांवड़ मेले की तैयारी जोरों पर चल रही है। सभी कांवड़ियों के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। त्रिशूल, हॉकी, डंडे लाने पर रोक है। दूसरे प्रदेशों में भी पहुंचाया जा रहा है मैसेज, क्योंकि दूसरे प्रदेशों से भी कांवड़िए पहुंचते हैं। करीब 5 करोड़ शिव भक्तों के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है। हरिद्वार पुलिस लगातार समन्वय मीटिंग भी कर रही है और जल्दी हरिद्वार में डीजीपी एक हाई लेवल मीटिंग भी लेंगे, क्योंकि 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इसकी तैयारी में प्रशासन जुट चुका है। एक प्रपोजल दिया गया था कि सब लोग अपने साथ पहचान पत्र जरूर रखें। उसका एक कारण होता है कि कभी कभी किसी दुर्घटना में कोई हादसा होता है तो एटलीस्ट हमें उसकी पहचान तुरंत हो जाए, क्योंकि इतने भीड़ में पहचानना मुश्किल होता है। साथ ही साथ कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, कहीं कोई बात हो, तो जब हम कोई आइडेंटिटी की बात हो तो वो क्लियर है। तो ये एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं जो आगे तक सभी प्रदेशों में भेज दिए गए हैं कि अपने साथ एक आईडी प्रूफ जरूर रखें जब भी यहाँ यात्रा पर आए। पुलकित हमारे सेव की तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुलकित, क्योंकि 4 जुलाई से बताया जा रहा है कि कांवड़ मेले की शुरुआत हो रही है और हर प्रदेश से कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन इसमें से कई ऐसे कांवड़िए जो कि असामाजिक तत्व भी बताए जाते हैं, फर्जी कांवड़िए बनकर आते हैं। उनसे निपटने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है, क्योंकि आईडी तो अनिवार्य कर दिया गया है?
जी बिल्कुल, देखिए कुंभ मेले के बाद जो कांवड़ मेला है वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा आस्था का मेला बताया जाता है। 4 जुलाई से मेला शुरू होना है और प्रशासन हर स्तर पर इसकी तैयारियों में जो है इस वक्त जुटा हुआ है। जो प्रशासन है वो कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए जो भी उनकी जन सुविधाएं होती हैं उनके लिए बिजली, पानी, सड़क, शौचालय जैसी जो सुविधाएं हैं उनके लिए जुटा हुआ है। और उसके अलावा जो पुलिस है वो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हर तरह से जो मेला है वो सकुशल संपन्न हो उसकी तैयारियों में यहाँ पर जुटी हुई है। अभी हाल ही में पिछले सप्ताह जो है देहरादून में एक मीटिंग हुई थी जिसमें दूसरे प्रदेशों के पुलिस अधिकारी और उत्तराखंड पुलिस जो उसमें शामिल हुई थी और उसमें एक नई व्यवस्था इस बार ये बनाई गई थी कि सभी जो कांवड़िए हैं उनसे आईडी कार्ड लाने के लिए, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड लाने के लिए कहा जाए, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती है, किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो वो ट्रेस करने में जो है आसानी होती है। क्योंकि यहाँ पे हर बार लगभग देखने के लिए मिलता है कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होती है या किसी भी दुर्घटना से किसी की मौत होती है या कोई अगर आपराधिक घटना अगर किसी के द्वारा की जाती है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि जो कांवड़ मेला है उसमें करोड़ों की संख्या में जो है शिव भक्त आते हैं, लेकिन कई असामाजिक तत्व भी उसमें गलत इरादों से घुस आते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई आपराधिक घटना को अंजाम देता है तो उसे ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पुलिस की ओर से ये अपील की गई है कि जो कांवड़िए हैं वो सभी अपने साथ जो है वो कई करोड़ भक्तों के आने की संभावनाएं रहती है हरिद्वार में, क्योंकि ये प्रवेश द्वार है और यहीं से चारधाम यात्रा के लिए भी तमाम श्रद्धालु निकलते हैं। लेकिन प्रवेश द्वार में किस तरीके से चेकिंग की व्यवस्था की जाएगी और क्या आईडी प्रूफ्स मांगे जाएंगे, जो श्रद्धालु हरिद्वार की ओर रुख करेंगे उनके लिए क्या निर्देश जारी किए गए, क्या कोई प्रोटोकॉल है? जी बिल्कुल, देखिए जो मीटिंग हुई थी जो पुलिस अधिकारी की ओर से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि जो आधार कार्ड है उसको लाने की अपील की गई है। किसी तरह का ये पूरी तरह से इसके लिए जो है कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर कोई आधार कार्ड किसी के पास नहीं होगा तो वो जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगा। लेकिन पुलिस ये चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, वो अपने साथ आईडी कार्ड रखें और कानून व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे। उसके लिए पुलिस की ओर से जो व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो कांवड़िए हैं वो वेस्ट यूपी, दिल्ली और हरियाणा के कुछ जिलों से आती है, तो इसलिए उन जिलों में पहुंचकर जो पुलिस है उन जिलों के जिला प्रशासन के सहयोग से वहां पर जो है जागरूकता अभियान चला रही है, मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं, पंपलेट वहां पर किए जा रहे हैं, मैसेज वहां पर दिए जा रहे हैं, ताकि जो श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज के लिए जागरूक हों और अपने साथ जागरूक आईडी कार्ड लेकर चले। पूरी तरह से शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों एक चिट्ठी से बवाल मचा हुआ है और ये चिट्ठी पीसीएस अफसरों से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में 2002 बैच के कई पीसीएस अफसरों के आईएएस में प्रमोशन के लिए 27 जून को सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है, लेकिन इस मीटिंग से पहले ही एक शिकायत पत्र ने पावर कॉरिडोर में हलचल मचा दी है। 2004 बैच के अफसरों के नाम से भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि ऐसे अधिकारियों के नाम प्रमोशन लिस्ट में रखे गए जो इसमें प्रमोशन के लिए पात्र नहीं हो सकते। एक अधिकारी पर आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप का भी हवाला दिया गया है। हालांकि जिन 12 पीसीएस अफसरों के नाम से ये पत्र भेजे गए हैं उन्होंने इसे फर्जी करार दिया है। देहरादून के एडीएम, इसके एसके बर्नवाल, चमोली के सीडीओ और तमाम अधिकारी भी इसको लेकर रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं। और वहीं अब संघ लोक सेवा आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को पत्र भेजकर मामले को मीटिंग से पहले शॉर्ट आउट करने को कहा है। आगे बढ़ते हैं। क्या कोई भाड़े का हत्यारा, दलाल या इस तरह का कुछ कहलाना पसंद करेगा? वो भी तब जब कोई अपने घर में किराएदार रखने जा रहा हो। लेकिन ऐसा हो रहा है, कहां पर हो रहा है, ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। यहाँ मेरे सामने उत्तराखंड सरकार का ई सर्विसेज पोर्टल, यानी कि जिसका नाम अपनी सरकार नाम से है, ये खुला हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से करीबन 200 से ज़्यादा ऐसी सेवाएं हैं जिसे आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी एक सेवा है किराएदार का सत्यापन। जब आप कोई नया किराएदार अपने वहाँ रखते हैं तो उसके वेरिफिकेशन के बाबत ये कॉलम है। अगर मैं इसको अप्लाई नाउ का बटन दबाता हूँ तो एक नया पोर्टल खुलता है, एक नया पेज खुलता है जिसका नाम है police-citizenportal.uk.gov.in, यानी पुलिस का ये पोर्टल है। इसमें एक कॉलम है, ये मकान मालिक के लिए है, व्यवसाय। इसी तरीके से आगे जाते हैं, किराएदार सूचना, इनका भी एक कॉलम है, उसमें भी व्यवसाय। अब कोई भी दोनों चुन लीजिए। इसमें जो कैटेगरीज दी हैं उसको लेकर लोगों ने आपत्ति दर्ज करी है। इस कैटेगरी में बड़े अजीब अजीब से कॉलम दिए हुए हैं, जैसे कि क्या आप ईसाई मत के प्रचारक हैं, क्या आप दलाल हैं, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, यानी कि भाड़े पे हत्याएं करते हैं, क्या वेश्या हैं, और ऐसे ही ना जाने कितने आपत्तिजनक शब्द हैं इसमें। उसको लेकर
यहाँ लोगों ने नाराज़गी दिखाई है। देखिए अब ये बहुत बड़ी सी कैटेगरी है जिसमें खाना बदोश और अलग अलग कई तरीके के कैटेगरीज हैं, लेकिन कुछ शब्द बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक हैं जिसको लेकर लोगों को दिक्कतें हैं। उत्तराखंड में जब कुछ मकान मालिकों ने किराएदार की वेरिफिकेशन के लिए ई सर्विस पोर्टल का रुख किया और जब कॉलम भरने की बारी आई तो वो हैरान रह गए। मकान मालिक को खुद की और किराएदार की जानकारी देने वाले कॉलम में व्यवसाय का जिक्र करना है और इसी कॉलम में भाड़े का अपराधी, शराब तस्कर, वैश्या जैसे कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस के अधिकारी अपने आप को इस कारनामे से अनजान बताते हैं और अब एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। जो व्यवसाय की श्रेणियां उस ऐप में जो मैंने देखा उसमें रखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट किलर, अवैध दवाइयों का विक्रेता, वेश्यावृत्ति करने वाले, चोरी चकारी करने वाले, क्या ये सब इस देश में, इस प्रदेश में व्यवसाय की श्रेणियां हैं और क्या ये सब लीगल हैं? क्या पहले क्या इन सबको सरकार व्यवसायी मानती है? हो सकता है ये पुलिस प्रपत्रों में अपने तरफ से, जो अपने तरफ से पुलिस की तरफ से इंटरनल रिपोर्ट लगना होता है उसका बात भी हो सकता होगा। अब इसको आप दिखा रहे हैं, क्या इस पे क्या कमी है, कुछ क्या है, इसको दिखा रहे हैं। सर ऐसा क्या हो सकता है कि होना चाहिए उसके अंदर, या ऐसा नहीं, वही इसको दिखा देंगे, उसको एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे। हो सकता है वो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट भरने वाला हो सकता है, अपने जो एप्लीकेंट है उनका भी मिक्स हो गया वो, उसे टेक्निकली उसको हम दिखवाएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन के प्रोसेस पर बीजेपी और कांग्रेस ने भी आपत्ति दर्ज कराई। पार्टी नेता कहते हैं कि वेरिफिकेशन में संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। प्रकार से पूछा जाना वो तर्कसंगत नहीं होगा। देखिए हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण है, राजपूत है, वैश्य है और शूद्र है। इस विषय को लेकर के आप पूछ सकते हैं, पर उनका व्यवसाय क्या है, ये विषय को लेकर के थोड़ा इस संज्ञान में अभी तक नहीं आया, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ आपको। ये वेरिफिकेशन ड्राइव बिल्कुल फर्जी है। वेरिफिकेशन इस प्रकार से होता है कि आप किसी से पूछें कि आप कौन हैं, आप मोची हैं, आप नाई हैं, आप धोबी हैं, आप वैश्या हैं, आप इस प्रकार के ऊट पटांग सवाल किसी से कहा जा रहा है। अब किसी को बोलोगे कि आप चोर हैं, डाकू हैं, तो कोई ये कहेगा कि मैं चोर हूं, डाकू हूं। जानकार कहते हैं कि ई सर्विस पोर्टल जरूरी डॉक्यूमेंट मुहैया कराने का अच्छा माध्यम है। ऐसे में पोर्टल को प्रोफेशनल हाथों से गुजरना चाहिए, नहीं तो यूजर्स को असुविधा और फजीहत झेलनी पड़ सकती है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नैनीताल में नाव चालक और पर्यटकों में खूब लाठी डंडे चले हैं। नाव में बैठने और नाव को कुछ देर तक झील में रोकने को लेकर ये दोनों गुट आपस में भिड़ गए। नाव चालकों और पर्यटकों की झील में ही गुत्थम गुत्थी हो गई, जिसके बाद एक व्यक्ति तो झील में ही गिर गया। किसी तरह वो ऊपर आया, फिर क्या था, झील किनारे महासंग्राम छिड़ गया। नाव के चप्पू से एक दूसरे पर हमला हो गया। हालांकि पर्यटक और नाव चालक एक दूसरे की गलती बता रहे हैं। बदतमीज से हमारे साथ में पेश आने लगा, गाली गलौज करने लगा। मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी उसने लिहाज नहीं करी। ऐसे चला रहा था वो, पीछे से 2 कश्ती दोनों की आपस में टक्कर हो गई। उस पर मैंने उस पर थोड़ा सा कहा, मैंने कहा देखो किस तरह से तुम चला रहे हो, तो उस पर कि तुझे यूं कर दूंगा, तुझे हूँ, मैं बताना नहीं चाह रहा। लेडीज के सामने उसने बदतमीजी के साथ गाली गलौज की और गुस्से में फौरन वो किनारे पे लेकर आया, फौरन रस्सी बांधी उसने उसकी नाव की और जो है मार शुरू कर दी। उनका आरोप है कि बोट वालों ने अभद्रता की और हमारे साथ मारपीट की। ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए इनको जो भी अगर पुलिस विभाग या इनकी तरफ से जो भी कार्रवाई करने का वो है, उसके लिए हम एग्री हैं। गलत नहीं करना चाहिए किसी कस्टमर के साथ। अगर कस्टमरों ने कोई विजुअल हमको मिल गया, कस्टमरों ने अगर गलत किया है या गाली गलौज की है, तो हम इनके खिलाफ भी कंप्लेंट लिखाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी SSSC पेपर लीक मामले में नकल माफियाओं की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज होते ही सभी आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। वहीं पर मामले की जांच कर रही उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स भी अब सुप्रीम कोर्ट की तैयारियों में जुट गई है और आरोपियों ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया है। वहीं जांच कर रही STF का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत खारिज के लिए पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें कई सारे केसेस ऐसे थे जिनकी कई सारे अभियुक्त थे जिनकी हाई कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हुई थी, तो उनमें से कुछ लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बेल लगाई गई है और उसमें पैरवी राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं सभी के विरुद्ध और उन्हीं साक्ष्यों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी रखा जाएगा
और उसी के आधार पर कोशिश की जाएगी। देहरादून में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर हमले के मामले में पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। 19 जून को नगर निगम की टीम सहस्त्रधारा रोड स्थित एकता विहार में अतिक्रमण हटाने गई थी, जहां पर अतिक्रमण करने वाले लोगों ने टीम पर ही पथराव कर दिया। अब शिकायत पर केस दर्ज हुआ है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात की जा रही है। देखिए, रायपुर में एकता विहार में नगर निगम की टीम जो है अतिक्रमण के जब सूचना प्राप्त हुई थी तो संबंध में अतिक्रमण हटाने गई थी, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर के उनके ऊपर हमला किया और सरकारी कार्य में बाधा डाला, जिससे जो है उनके द्वारा जब उनका विरोध किया गया तो कुछ लोगों को चोट भी आई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। और उत्तरकाशी में नौगांव में कड़ाऊ गांव के रितेश सिंबाल पर तमिलनाडु में एसिड अटैक हुआ है, जिसमें वो 40% झुलस गए हैं। वहीं रितेश के परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है। परिजनों ने सरकार से मांग की है कि उनके बेटे को देहरादून लाकर इलाज कराया जाए। रितेश के परिवार की माली हालत काफी खराब है और रितेश रोजगार के लिए तमिलनाडु के छिल्लूर में गया हुआ था, जहां पर अज्ञात लोगों ने उस पर एसिड अटैक किया। 19 तारीख को पता चला, जब मैंने फोटोज देखी, जो वहाँ से फोटोज आई थी, लड़का है बहुत ज़्यादा झुलसा हुआ है। अभी हमें पता नहीं एसिड डाला है, पेट्रोल है, क्या है। हम ये चाहते हैं इसमें कि जो लड़का है इनके माँ के बहुत बुरे हाल हैं, दादी है इनके बेचारे, उनके बहुत बुरे हाल हैं, पिताजी के बुरे हाल हैं। तो ये चाह रहे हैं कि इसमें जो है लड़के को सब कुछ देहरादून रेफर किया जाए और इसका जो सरकार की तरफ से पूरा ट्रीटमेंट हो। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर बुधवार को विधायक खजान दास और स्मार्ट सिटी सीईओ सोनिका ने स्मार्ट सिटी की बैठक की। इस दौरान स्मार्ट सिटी के कामों से नाराज विधायक खजान दास अधिकारियों पर जमकर बरसे। एक हफ्ते में काम पूरा करने का विधायक खजान दास ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। खजान दास ने कहा कि मानसून का सीजन सिर पर है और ऐसे में राजधानी की हालत बद से बदतर हो गए हैं। जगह जगह खुदी सड़कें और नालों के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां से भी बना रहे खोदते जा रहे, कोई मर जाएगा, कोई गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मोटरसाइकिल वाले सीधे नाले में चली जाएगी, तो बताओ कौन जिम्मेदार हो? बताओ ना, कौन जिम्मेदार होगा इसका? मर गया है कोई, और जब पानी से लबालब भर जाएगा ना, जो गड्ढे हैं, जब भरेगा बारिश के पानी से, पता भी नहीं कौन गया, बताओ। और बागेश्वर में तहसील परिसर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पेंटिंग्स लगाई गई थी, जो कि पर्यटकों को जिले की डेस्टिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी। लेकिन 10 लाख की ये पेंटिंग पेड़ काटने के दौरान पूरी तरीके से टूट गई है। वन विभाग के पेड़ काटने के दौरान ध्यान नहीं देने से लाखों की पेंटिंग टूट गई। वहीं डीएम नुकसान की भरपाई वन विभाग से कराने की बात कह रहे हैं। गंभीर विषय है कि संस्था है, जो कार्यदायी संस्था है जिसने काटा है वन निगम ने, और जिनको भी काटा है उनकी जिम्मेदारी बनती है किसी भी एसेट को बिना नुकसान पहुंचाए। और जो एसेट को उन्होंने नुकसान पहुंचाया तो ये जिम्मेदारी कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर की है, जिसको वो काम मिला है। तो इस पर निसंदेह मैंने एक्शन लिया है अभी, और इस पर हम उसकी नुकसान की भरपाई जरूर उनसे करवाई जाएगी। पिथौरागढ़ की ब्यास और दारमा घाटी सैलानियों को खासी लुभा रही है। ब्यास घाटी में आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु अब तक जा चुके हैं। यही नहीं, बर्फ से पटी पंचाचुली की गगनचुंबी चोटियों को निहारने भी देश दुनिया के सैलानी पहुंच रहे। देखिए रिपोर्ट। चाइना बॉर्डर पर बसी ब्यास और चौदास घाटियां अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। एक दौर था जब इन घाटियों में सिर्फ साहसिक पर्यटक ही जाते थे, लेकिन दोनों घाटियों तक गाड़ियों की आवाजाही होने के बाद नजारा एकदम बदल गया है। अब पंचाचूली की चोटियों के साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए हजारों सैलानी पहुंच रहे हैं। डेंजर रोड होने के बावजूद सैलानियों के जोश में जरा भी कमी नहीं है। बीते 3 हफ्तों से दोनों घाटियां सैलानियों से पूरी तरह से गुलजार है। हाँ, मैं 2005 में कैलाश मानसरोवर यात्रा करके आए थे, KMBN थ्रू ही गया था, और इस बार आदि कैलाश यात्रा के लिए जा रहे हैं। इसके बारे में बहुत सुना था, बस बहुत एक्साइट हूँ मैं। भोले बाबा के दर्शन करने की बहुत इच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जितनी बार हो सके इतनी बार मैं जाना चाहता हूँ कैलाश मानसरोवर आदि।
और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी है।